तो नदियों का मौसमी होना आंतरिक जल परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि महासागर जो होते हैं ना, तो उनमें तो वर्ष पर्यंत जल रहता है, ठीक है। लेकिन आंतरिक जल परिवहन के लिए जैसे क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ पे उत्तरी भारत की जो नदियां हैं, है ना, हिमालय वाली जो नदियां हैं, यहाँ तो हिमालय के ऊपर से जो बर्फ पिघलती है या ग्लेशियरों से जो बर्फ पिघलती है, उससे आने वाले पानी से यहाँ की नदियों में तो हमेशा पानी रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं हमारी, उन नदियों के अंदर केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही जल होता है। तो जब उनमें जल है उस समय तो यहाँ पे नौकायन किया जा सकता है, परिवहन जो वो संभव है। लेकिन जब बारिश नहीं है और इन नदियों में जब सूखा हो जाता है, तो उस समय जो है यहाँ पे परिवहन संभव नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आंतरिक जल परिवहन में नदियों का मौसमी होना। इसके बाद है जल स्तर में परिवर्तन। समय के साथ जो है, जैसे जिस समय बारिश ज़्यादा हो रही तो उस समय नदियों में बाढ़ की स्थिति रहती है, पानी ज़्यादा होता है, तो उस समय तो नदियों का जल स्तर जो है वो ऊंचा होता है। लेकिन कई जगह या तो ऊंचाई की वजह से या फिर पानी की जो है, क्योंकि नदी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से तो उसमें उतना पानी होता नहीं है, उसमें कई सारी उसकी सहायक नदियाँ या अनेक धाराएँ आकर मिलती है, तो उसके जल स्तर में जो है वृद्धि होती है। तो ज़्यादा अगर जल स्तर रहता है तो वहाँ नौकायन आराम से किया जा सकता है। लेकिन जहाँ जल जो है उसका गेज अगर कम है तो वहाँ पर नौकायन संभव नहीं हो पाता। जलप्रपात, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उत्तर भारत की नदियां तो फिर भी कम जलप्रपात बनाती है, लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जो पठारी क्षेत्रों से बहती है वो जलप्रपात ज़्यादा बनाती है ना, झरने। तो ऐसे के अंदर भी ज़्यादा लंबी दूरी का जल परिवहन जो है संभव नहीं हो पाता। अवसाद की अधिकता, अवसाद का मतलब होता है जमाव। नदियाँ जो है जब युवावस्था में होती है ना, तो वो तेज़ गति से बहती है और उनके साथ वो कई सारे मिट्टी अवसाद वगैरह जो है अपने साथ लेके चलती है। जब उनकी गति धीरे होने लगती है, वो ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में प्रवाह करती है, तो उस समय उनकी गति जो है कम हो जाती है। गति कम होने के साथ उनके साथ जो पत्थर कंकर मिट्टी जो है वो बह के आ रही है, वो क्या होती है, जमा होने लगती है। तो ऐसे में जो नदी का जो तल है ना, जैसे ये नदी इस क्षेत्र में बह रही है तो इसका जो तल है, इस तल के अंदर जमाव होने लगता है उस अवसाद का, और जमाव होने से कई बार वो जो है जहाज वगैरह है जो नौकायन के लिए आप काम में ले रहे हो, तो वो इस अवसाद से टकरा के वहीं रुक जाते हैं। तो ये भी आंतरिक जल परिवहन की सबसे बड़ी समस्या है। सदाबहानी नदियों में सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आती है। निरंतर बहने वाली जैसे नदियाँ, जैसे राजस्थान की एकमात्र नदी है हमारे चंबल, जो हमेशा प्रभावित होती है, और उस प्रवाह के अंदर जैसे उसके अंदर 4 हमने बांध बना रखे हैं ना। चारों बांधों के नाम आपको ध्यान होंगे, महात्मा गांधी, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज। 4 बांध उसके ऊपर बनाए गए हैं, जिनमें से जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, मत्स्यन भी होता है और सिंचाई के लिए भी काम में आते हैं और पेयजल के रूप में भी। तो सिंचाई के लिए जब हम उसमें से नहर निकाल देते हैं तो उसका जो जल स्तर है नदी का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। और कम होने के बाद उसमें नौकायन जो है संभव नहीं है, क्योंकि जो जहाज है जितना पानी में ऊपर रहता है लगभग उतना ही नीचे भी रहता है, तो उसको चलने के लिए स्पेस चाहिए और वो मिलता नहीं है उसको, क्योंकि नीचे धरातल आ जाता है ना। तो ऐसे में भी जो है आंतरिक जल परिवहन की समस्याएं आती है। तटीय क्षेत्रों की नदियों में लवणीय होना, नमक का ज़्यादा होना, ये भी जो है आंतरिक जल परिवहन की समस्या है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है नदियों का हमारे यहाँ पे मौसमी होना है। इसके बाद है आंतरिक जल परिवहन के लाभ क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे कि जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नदियों का मार्ग हम बनाने गए नहीं, है ना। नदी जो है स्वतंत्र रूप से अपने जहाँ से उसको पानी का या ढलान जिधर होता है वो उस दिशा के अंदर प्रभावित होती है। तो वो कृत्रिम नहीं बल्कि एक प्राकृतिक मार्ग बना हुआ है। कृत्रिम मार्ग तो हम नहरों के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी नौकायन होता है अगर ज़्यादा बड़ी नहर होती है तो उसमें, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से बने हुए होते हैं तो इसमें किसी प्रकार के खर्च की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये परिवहन जो है सस्ता परिवहन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नदी है, ये इस दिशा में बह रही है, ठीक है। जब हम जलयान को इस दिशा में प्रवाहित करेंगे तो हमें उसमें किसी प्रकार के मोटर इंजन को चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पानी के वेग के साथ ही बहकर चला जाता है। तो एक तरफ का ईंधन तो हमारे इस प्रकार बच जाता है, ठीक है। या फिर कहीं पे तेज हवाएं चलती है तो आपने देखे होंगे जहाज के ऊपर एक पहले पाल लगा हुआ होता था, है ना। जैसे ये जहाज है मान लीजिए, और इसके ऊपर यूँ कपड़ा सा लगा हुआ होता है, उसे पाल बोलते हैं,
तो वो हवा के वेग से भी जो है वो गति करता है, तो इससे भी परिवहन जो ईंधन की लागत है वो कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए सस्ता होता है। अन्य साधनों की तरह रख रखाव पर खर्च नहीं होता, जैसे ट्रक वगैरह हैं या फिर रेलवे है या एरोप्लेन वगैरह है, तो प्लेन के ऊपर उसमें घर्षण से आग उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उसके बाहर पॉलिश की जाती है, ठीक है ना। ट्रेन वगैरह के उसके ट्रैक का रख रखाव में रखना पड़ता है, कहीं उसमें क्रैक तो नहीं आ गया है, किसी ने तोड़ तो नहीं दिया है। सड़क परिवहन के अंदर भी जो साधन है वो खराब होने का डर रहता है ना, मशीनरी है, लेकिन इसमें किसी प्रकार के रख रखाव की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की इसमें बचत होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसको चलाने के लिए कोई ज़्यादा ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता है नहीं। भारी सामान के लिए उपयुक्त है, कितना भी भारी सामान हो उसको लाद कर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। वर्षा काल में पूर्वोत्तर में सड़कें रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा के समय पूर्वोत्तर के अंदर जहाँ पे मानसिंहराम चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, जो विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश जो है लगभग 1200 से 1300 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के रूप में वहाँ बारिश होती है, तो ऐसे में वहाँ पे सड़क मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। ज़्यादा बादल वगैरह होते हैं, इसलिए वायु परिवहन जो भी वो भी वहाँ पे ज़्यादा कामयाब हो नहीं पाता, तो ऐसे में जल परिवहन जो वहाँ पे एक सस्ता, सुलभ और सब स्थानों तक पहुँचने के लिए एक माध्यम हो सकता है उपयुक्त। जल परिवहन में प्रदूषण कम होता है। वायु परिवहन का हम यूज लेंगे तो उसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता ही है, ठीक है। उसके अलावा रेल परिवहन के अंदर भी ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और मिट्टी का प्रदूषण भी होता है, ठीक है ना। आज विश्व मृदा दिवस भी है, ध्यान है आपको? ध्यान थोड़ी है विश्व मृदा दिवस का, तो आज विश्व मृदा दिवस है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस आता है, तो उससे प्रदूषण भी नहीं होता जल परिवहन के माध्यम में किसी भी प्रकार से। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आती है बंदरगाह, ठीक है। जैसे रेलवे को खड़ा होने के लिए रेलवे स्टेशन या जंक्शन होते हैं, एरोप्लेन के लिए हवाई अड्डे होते हैं, बसों के वगैरह के लिए बस स्टैंड होते हैं, उसी प्रकार जहाँ पे हम जलयान को या पोत जो होते हैं उनको ठहरने का जो स्थान होता है या जहाँ से उनमें माल भरा जाता है या उसको माल को खाली किया जाता है, तो उस स्थान को बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। समुद्र अथवा नदी के किनारे पर स्थित वह नगर जिसमें एक पोताश्रय होता है, जहाँ जहाज़ों में माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध होती है, बंदरगाह कहलाता है। परिभाषा जो है पूछी जा सकती है 1 नंबर के लिए बोर्ड में, तो आप इसको नोट कर लें। इस प्रकार जल परिवहन जो है ये हमारे समाप्त होता है।